वसुधैव कुटुम्बकम्। One earth, one family, one future. One earth, one family, one future. नमस्कार, आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो। प्रोग्राम शुरू हो रहा है यहाँ पे मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम। जी हाँ, आकाशवाणी की खास प्रस्तुति जिसे आप सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर। G20 वसुधैव कुटुम्बकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसी बारे में हम बात करते हैं। G20 से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। मेरा नाम है स्वाति और आज जिन्हें हम खोज कर लाए हैं एक बहुत ही जरूरी विषय पे बात करने के लिए, आइए आपका परिचय उनसे करवा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर नबीन कुमार पांडा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। साथ ही आप जापानीज लैंग्वेज के प्रोफेसर हैं और जो जापान की पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी आप काफी बारीक नजर करते हैं। टोक्यो में आपने पढ़ाई भी की है और साथ ही आपने वहां पर पढ़ाया भी है। तो वाकई में जो इनसे हमें आज जानकारी मिलेगी, जो इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो कहीं भी और हमें नहीं मिल पाएगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप ध्यान से सुने हमारा आज का ये प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम। और आज हम बात कर रहे हैं G20 और ईस्ट एशिया के बारे में। आपने बहुत से हमारे प्रोग्राम सुने होंगे और अगर आप हमें रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि हमने ग्लोबल साउथ के बारे में काफी बात की है। लेकिन ईस्ट एशिया की जब हम बात करते हैं, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ग्लोबल साउथ की, खासतौर पे अगर हम बात करें। और ईस्ट एशिया और G20 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कनेक्शन है और साथ में कंट्रीब्यूशन है और उसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी हैं जिसके बारे में हमें बताएंगे हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर नबीन कुमार पांडा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस प्रोग्राम में। थैंक यू स्वाति जी फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। और उसके साथ साथ आप श्रोता को भी मेरा नमस्कार और सादर अभिनंदन। जैसे कि आपने बताए, रेनबो ऑल इंडिया रेडियो से जी पिछले साल 27 दिसंबर से बहुत सारे एपिसोड G20 के ऊपर आयोजन किया जा रहा है और इसको मैं भी सुन रहा हूँ। इसको सुन के मुझे भी बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। फिर भी मैं सोचा आज थोड़ा सा और एक चीज के ऊपर मैं थोड़ा सा गंभीर तरह से आलोचना करूँ, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ईस्ट एशिया एंड G20। बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ ईस्ट एशिया, आई विश टू स्पीक ऑन दिस। सारे को जैसे पता है कि एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महादेश है। पॉपुलेशन भी यहाँ दूसरे से मुकाबले बहुत हैं एंड यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज भी हैं। और ये कंट्रीज एशिया महादेश की जी कौन सा जगह में है उसके ऊपर आधार करके हम उसको नामकरण करते हैं जी। जैसे कि हम कहते हैं इंडिया साउथ एशिया को बिलोंग करता है जी। सचमुच में भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, मालदीव्स और श्रीलंका, ये 7 देश साउथ एशिया को बिलोंग करते हैं। इसीलिए इसको साउथ एशिया कहा जाता है। इन द सेम वे देयर इज आल्सो अनदर रीजन व्हिच इज कॉल्ड ईस्ट एशिया जी। ईस्ट एशिया इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ एशिया जी। और इसमें 5 कंट्री हैं, जैसे कि जापान हो गया, मंगोलिया हो गया, चाइना हो गया और दोनों कोरियाज हो गए, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। लेकिन इसमें कोई स्कॉलर माकाओ और हांगकांग को भी मिलाते हैं, मगर माकाओ एंड हांगकांग दे आर कॉल्ड एज क्वासी डिपेंडेंट रीजन्स बिकॉज ऑफ द claim by China on okay. them. And there is one more thing. These are the most prosperous. Out of these, actually Japan, South Korea and China are the most prosperous country, including Macau and Hong Kong also. जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने हमें बताया कि ईस्ट एशिया में कौन से कंट्रीज आते हैं, पर अगर हम G20 की बात करें तो G20 के लिए सबसे रेलेवेंट कंट्रीज जो हैं ईस्ट एशिया के, वो कौन से हैं? See, actually out of the 7 countries or regions that I mentioned just now, there are only 3 countries which are the members of G20. Okay. They are Japan, South Korea and China. जी। Yes. तो जापान, साउथ कोरिया एंड चाइना, ये है वो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज ईस्ट एशिया को जो बिलोंग करते हैं और साथ ही G20 में उनका अपना एक रोल है। और रोल और कंट्रीब्यूशन क्या है जापान का, साउथ कोरिया का और चाइना का, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप सभी सुन रहे हैं
मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम ओनली ऑन 102.6 FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। मैं हूँ स्वाति आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं G20 और ईस्ट एशिया के बारे में। और इस बारे में बताने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नवीन कुमार पांडा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और हमने बात की इनसे और जैसा कि इन्होंने बताया कि ईस्ट एशिया में जो G20 के मेंबर्स हैं वो हैं जापान, साउथ कोरिया और चाइना। अब बात करते हैं इनके यूनिक कंट्रीब्यूशंस के बारे में। डॉक्टर पांडा, आप हमें बताइए प्लीज कि जब हम इन मेंबर कंट्रीज की बात करते हैं और हम जानते हैं कि जापान जो है वो इस समय G7 का भी मेंबर है और G20 का भी मेंबर है, तो उसकी भी एक अपनी यूनिक पोजीशन हो जाती है G20 में। तो जापान का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या रहा है और ऐसे में उसकी यूनिक पोजीशन जो है, क्या उससे भी कुछ एक अलग सिग्निफिकेंस आती है? Correct. As we said, there are three members from East Asia who are members of the G20. They are Japan, South Korea, and China. Let us first start with Japan. जी. Japan, in fact, out of these three countries, is the tallest figure in G20. Okay. Its importance lies in the fact that alongside the US, the UK, and other member nations of G7, in 1999, Japan was instrumental in forming the G20. जी. So, Japan, as you also rightly said, is a member of G7. In fact, it had the presidency this year, and the summit meeting of G7 is going to be held. We are already in May, in this month, in between 21st and 23rd. It will be, the summit meeting will be held in the beautiful city of Hiroshima of Japan. जी. What is G7? A question arises. G7 is a member of 7 highly developed, post-industrialized countries of the world. जी. The number, of course, rises to 8 if we include European Council also. The most important thing about all these countries is that they share the fundamental values of freedom, human rights, democracy, which we do not find in other countries, which are members of the G20. We will speak about that a little later. But it is interesting to note also that the G7 and G20 meetings are to be conducted in the same year. Prime Minister Kishida is determined to make both G7 and G20 a grand success. And that is why he visited India on the 10th of March last month and had worked with Prime Minister Modi about how will these two different forums, organizations will contribute to the sustainable development of the world. After the meeting, there was a press conference and both the leaders announced that they will cooperate in the lead up to the G7 meeting this month and G20 meeting later this year in the month of apparently September. And very interestingly, Prime Minister Kishida also invited Prime Minister Modi to visit and attend the G7 meeting this month. The question arises, what is the contribution of Japan? जी. जापान का जो अपना खुद का जो यूनिक कंट्रीब्यूशन रहा है और मैं समझती हूँ कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है और पुराने आप कह रहे हैं कि G20 की जो स्थापना हुई है उसमें भी जापान का काफ़ी ज़्यादा रोल था। तो मुझे यकीन है कि अब तक जो कुछ भी अचीवमेंट्स रहे हैं G20 के उसमें भी जापान का काफ़ी रोल रहा होगा। जी। अभी हम बहुत सारे चीज़ें के ऊपर G20 में बात कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी हो, न्यूक्लियर प्लोरिफिकेशन हो, एंटी करप्शन हो, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉर दैट मैटर। तो ये सारे ग्रीन टेक्नोलॉजी जब आता है ना, इसी में जापान 1997 में 1997 में सबसे पहला बार सोच चुका था जी। और उस समय आपको याद अगर होगा तो क्योतो प्रोटोकॉल करके एक इंटरनेशनल ट्रीटी क्योतो में ऑर्गेनाइज हुआ था, जहां पर जापान ने ये बताया था कि वी हैव टू रिड्यूस द एमिशन, गैस एमिशंस, क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग को बहुत अफेक्ट करता है जी।
इसी की वजह से उस समय तो टेक्नोलॉजी इतना सारे डेवलप नहीं किया था, इसीलिए जापान ने बोला था ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष रोपण करो जी। और तो ऐसा टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करो, इन्वेंट करो जो कि हमारा एमिशन लेवल को रिड्यूस कर सके। इसीलिए आपको तो पता होगा, हम अभी भी इंडिया में भारत 1 भारत 2 व्हीकल का गैस पोल्यूशन के ऊपर, और ये जापान का 1997 क्योतो प्रोटोकॉल का देन है। जी, तो जापान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और खासतौर पर जब एमिशंस को कम करने की बात आती है, हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट गोल्स जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स में से एक है इस समय, फाइनेंशियल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। मेन जो हेडिंग्स हैं G20 के गोल्स की वो यही हैं, और ऐसे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम सभी जानते हैं क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट की से जुड़े जितने भी हमारे गोल्स हैं वो सबसे ज़्यादा इस समय प्रधानता लिए हुए हैं, और उसके ऊपर सबसे ज़्यादा सभी कंट्रीज़ का फोकस है। तो ऐसे में जापान के कंट्रीब्यूशन की हमने बात की, और क्यों की? क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं ईस्ट एशिया के बारे में, G20 एंड ईस्ट एशिया। और ये जो कॉम्बिनेशन है इसके अपने चैलेंजेस भी हैं, इसके अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं, इसकी अपनी खूबियां भी हैं, और इस सभी के बारे में जानकारी हमें दे रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नबीन कुमार पांडा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आप सभी सुन रहे हैं मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, ओनली ऑन 102.6 FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। 102.6 FM रेनबो पे आप सुन रहे हैं मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। ये वो सीरीज है जो G20 से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाती है, तमाम गतिविधियां और उसकी अपडेट्स भी आप तक पहुंचाती है। मैं हूं स्वाति आपके साथ, और आज हम बात कर रहे हैं G20 और ईस्ट एशिया की, और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नबीन कुमार पांडा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। डॉक्टर पांडा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जापान के बारे में आपने हमें बताया, और आपने बताया कि हमारे जो G20 के मेंबर कंट्रीज हैं ईस्ट एशिया में, इंपॉर्टेंट जो है हमारे जापान, साउथ कोरिया एंड चाइना। कमिंग टू साउथ कोरिया, वो एशिया का सबसे पहला प्रेसिडेंट भी रहा है G20 का, तो उसके बारे में हमें बताइए। जी, हम थोड़ा बहुत तो जापान के बारे में अभी आलोचना कर चुके हैं जी। अभी हम कोरिया के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं जी। आपने जैसे बताया, कोरिया एशिया का सबसे पहला कंट्री जो कि G20 का मेंबर हुआ था जी। और प्रेसिडेंट हुआ था 2010 में जी। और द समिट मीटिंग वाज हेल्ड इन सोल इन द कैपिटल ऑफ कोरिया। उस समय कोरिया को रियलाइजेशन ये हुआ कि G20 नेशंस कुछ फिक्शनलिज्म से जोड़ित हैं जी। फिक्शनलिज्म के ऊपर और थोड़े बाद में बात करेंगे। इसी वजह से वो फिक्शनलिज्म जैसा प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए इट वांटेड टू अप्लाई द अप्रोच ऑफ मिडल पावर टू ब्रिंग अबाउट ए कंसेंसस। लेमन लैंग्वेज में कहें तो शायद ग्रुपिज्म जिसको हम कहते हैं वो इसी की बात कर रहे हैं। जी, ग्रुपिज्म है और तो ये जो मिडल पावर अप्रोच है इसका मतलब क्या है? मिडल पावर अप्रोच इज ये मिडल पावर अप्रोच छोटे छोटे मिडल साइज्ड कंट्री ये अपनाते हैं। तो जापान कोरिया इज नॉट एज मिलिटरीली पावरफुल एज इट इज एन अलाई ऑफ डिपेंडेंट ऑन US एंड अदर कंट्रीज, तो इट इज नॉट दैट पावरफुल मिलिटरीली। सो जब 2008 में दूसरा फाइनेंशियल क्राइसिस आया उस समय कोरिया इसी क्षेत्र में डायरेक्टली एंटर किया और सारे पावर को G20 और दूसरे स्टेट्स को हेल्प करने के लिए कोशिश किया था। और जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसी समय ये था कि कोरिया उस समय ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन ग्रोथ टेक्नोलॉजी कहते हैं, ग्रीन ग्रोथ टेक्नोलॉजी विच इज डिफरेंट फ्रॉम वृक्षारोपण करो एटसेट्रा, उससे डिफरेंट था। ये न्यू टेक्नोलॉजी था, ये अपने आप इन्वेंट किया। ये ग्रीन ग्रोथ टेक्नोलॉजी जो है कोरिया का इकोनॉमी को तो डेफिनेटली स्ट्रेंथन किया, लेकिन एट द सेम टाइम it also promoted a green growth paradigm
दैट बेनिफिट्स दी होल वर्ल्ड। हमारा इसी में इंडिया भी जी कोरिया से बहुत सीखने को लिए मिला। हमारा इंडिया में कोरिया का सारे हाउस होल्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ह्यूंदाई जैसा कार हैं, और इसी में जो ग्रीन ग्रोथ टेक्नोलॉजी यूज होता है जी। इंडिया को भी सीखने के लिए मिला, दूसरे कंट्रीज को भी डेफिनेटली सीखने के लिए मिला। जी। तो कोरिया ने और दूसरा क्या किया, ये ग्रीन ग्रोथ टेक्नोलॉजी को एस्टैब्लिश करने के लिए पर्टिकुलरली दो चीज किया। ईस्ट एशिया क्लाइमेट पार्टनरशिप करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको $200 मिलियन जी कंट्रीब्यूट किया। सिमिलरली almost the same amount was also contributed to the Global Green Growth Institute. जी So इसी तरह कोरिया ने दुनिया का, पृथ्वी का सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। जी। जापान की अपनी अलग पोजीशन रही है, उसके अलावा साउथ कोरिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी हमें बताया। और हम सभी जानते हैं कि हर मेंबर जो है वो अपनी अपनी तरफ से बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करता है जब G20 की बात आती है, और सभी का जो कंट्रीब्यूशन है ना, कहते हैं ना, हर ड्रॉप मिलकर जो है वो एक ओशन का निर्माण करते हैं। तो ऐसे में जब ये सारे छोटे छोटे एफर्ट्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और एक बड़ी मूवमेंट को जन्म देते हैं, तो फिलहाल वो मूवमेंट जो है इस समय वो है G20, और इस समय भारत के पास है इसकी अध्यक्षता। तो इन सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस को और इन सभी कोशिशों को और टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान को, इन सभी चीज़ों को एक दिशा देने का और इसके लिए नए गोल सेट करने का जो काम है वो इस समय हमारे पास है, यानी कि भारत के पास है। बात कर रहे हैं हम G20 के बारे में। आप सभी जानते हैं कि हमारा एक खास प्रोग्राम जो है ये डेडिकेटेड है G20 को, मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। सुन रहे हैं इसे आप 102.6 FM रेनबो पे। और डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि साउथ कोरिया जो है वो यूएस के ऊपर डिपेंडेंट भी है और यूएस का अलाई भी है, इंक्लाइंड भी है उसकी तरफ। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, तो साउथ कोरिया की एलिजेंस कहाँ पर है? See, when it comes to India, South Korea doesn't bring the US or UK into picture. हाँ, तो इनका दोनों अपने अपने समिट मीटिंग होता है जी। जो भी बायलैटरल मीटिंग्स होता है जी। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ नया सीखने के मिलता है, दोनों देश मिलके नया नया चीज सीखते हैं। जी। सो वी एंजॉय फ्रेंडली रिलेशंस विद साउथ कोरिया। और हम सभी जानते हैं कि हर चीज़ के जो है फ्लिप और फ्लॉप दोनों साइड होती हैं, एंड ऑफ कोर्स जब बेनिफिट्स आते हैं उसके साथ चैलेंजेस भी आते हैं। और हमारा जो थर्ड कंट्री है ईस्ट एशिया का, जो कि थोड़ा सा चैलेंज भी है एक तरह से G20 के लिए भी और भारत के लिए भी, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप सुन रहे हैं मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम 102.6 FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। खासतौर पे बात कर रहे हैं आज हम ईस्ट एशिया के बारे में, और ईस्ट एशिया के दो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर कंट्रीज जापान और साउथ कोरिया के बारे में हमने बात की। हम सभी जानते हैं कि डायलॉग और डिस्कोर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं हमारे सिविलाइजेशन के, और डायलॉग और डिस्कोर्स से बहुत से रास्ते जो हैं वो खुल जाते हैं, बहुत से बंद दरवाजे जो हैं वो भी खुल जाते हैं। किसी ने सही कहा है, अ लॉट कैन हैपन ओवर कॉफी एंड चाय पे चर्चा। तो ऐसे में जब इतने सारे इंपॉर्टेंट मेंबर्स साथ में मिलकर बैठते हैं और चर्चा करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारी बातें निकलकर सामने आती हैं, बहुत सारी गलतफहमियां भी दूर होती हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं उन्हें भी रिजॉल्व किया जाता है, और बहुत से नए रास्ते और नॉलेज का आदान प्रदान, ये सब कुछ किया जाता है। आप ये सब कुछ पहले से जानते हैं क्योंकि हमने G20 के इस प्रोग्राम में आपको ये सारी बातें कई बार बताई हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर पांडा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब हम बात करते हैं उस चैलेंज के बारे में जो हमारा थर्ड ईस्ट एशिया का मेंबर कंट्री है। इट ब्रिंग्स अ लॉट टू द टेबल, बट इट इज ऑल्सो चैलेंजिंग एज अ मेंबर एंड स्पेसिफिकली फॉर इंडिया ऑल्सो। हम सभी जानते हैं पॉलिटिकल सिचुएशंस जो हैं वो भी अपना रोल प्ले करती हैं इन डिस्कोर्स में। तो अब हम चाइना की अगर हम बात करें तो G20 के एज अ मेंबर व्हाट इट ब्रिंग्स टू द टेबल। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाइना ऑल्सो हैड द प्रेसिडेंसी लाइक जापान एज वेल एज साउथ कोरिया once in 2016, and the summit meeting was held in the city of Hangzhou. जी।
In fact, this was the second summit meeting to be held, G20 summit meeting to be held in Asia after South Korea. Of course, आजकल तो हम उसके बाद बहुत सारे समिट मीटिंग ओसाका में जापान का ओसाका में हुआ, लास्ट ईयर इंडोनेशिया में हुआ, अभी हम इंडिया में कर रहे हैं। मगर चाइना को सेकंड प्रेसिडेंसी मिला, सेकंड टाइम का प्रेसिडेंसी मिला था एशिया में इसको होल्ड करने के लिए 2016 में। As we just discussed, Japan had a very good contribution. Korea has a contribution. So if we think about the contribution of China, I have some little doubt. We just mentioned factionalism. Factionalism का मतलब है, in layman's understanding, it refers to a condition where an organization is divided into smaller groups. And these smaller groups, they have differences of opinions. So there is always fight, argument. But as far as differences of opinion is concerned, that is okay. But most often, it means a opposing opinion. So no matter how correct my opinion, my policy is, still you will oppose it for the sake of opposing itself. ओके, ये समझा जा सकता है कि G20 एज अ ग्रुप, इसकी जो इम्पोर्टेंस है इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। समवेयर G20 की अगर हम बात करें तो एज अ ग्रुप इट हैज ग्रोन, इसका कद जो है ऊंचा हुआ है, इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो और भी ज्यादा पहले से इम्प्रूव हुई है। क्वाइट करेक्ट। पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ G20 विच इज ओनली ग्रोइंग बाय द डे, और G20 जिसकी अध्यक्षता इस समय जो है वो भारत के पास है। G20 एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फोरम है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी इसके बारे में जानें, क्योंकि ये सभी डिस्कशंस ट्रांसलेट होते हैं पॉलिसी में, और हर वो पॉलिसी इन द एंड आकर आपकी और मेरी जिंदगी पर असर डालती है। सुन रहे हैं हम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम ओनली ऑन 102.6 FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। आ गई है निशा लेकर एक बार फिर से हमारे लिए वो वीकली अपडेट जो कि वो आप तक पहुंचाती हैं हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। जी हाँ, G20 से जुड़ी हुई ताज़ा अपडेट लेकर निशा जी आ जाइए। Hello listeners, it's me Nisha Bharadwaj with yet another bit of T20 updates. Prime Minister Shri Narendra Modi in his virtual address at One Earth, One Health, Advantage Healthcare India 2023 Summit says, India started the journey of its G20 presidency with the theme of One Earth, One Family, One Future. We realize the importance of resilient global healthcare systems in fulfilling this vision. India sees medical value travel and health workforce mobility as important for a healthy planet. One Earth, One Health, Advantage Healthcare India 2023 is an important effort in this direction. More than 100 delegates from 30 plus countries participated in Y20 pre-summit meeting in Ladakh. The Lieutenant Governor of Ladakh in his address says that we are meeting here at an altitude of almost 11,000 feet above the mean sea level. For us in India, Aditya Devo Bhava, that is the dictum. And this has been so strong an expression that it has been mentioned by my previous speakers, one after the other. It means that our guests are like our gods. Meanwhile, Union Minister of State Dr. Subhash Sarkar at the 3rd Education Group meeting in Odisha spoke about the importance of investing in education and skill development in order to ensure that people are equipped with knowledge, capabilities, skill and attitudes to succeeding 21st century. Let's listen in. National Credit Framework 2023, which aims to integrate vocation, academic
and experiential education through a flexible, choice-based credit system for learners through school, higher and vocational education. Guided by this policy, the Government of India is rethinking the ways in which we develop, assess and recognize skills primarily through the integration of academic and vocational education and training to reduce the structural barriers for transitioning between the two related to curriculum, assessment models, certification, governance, and so on. The third education group meeting focused on building capacities, promoting lifelong learning in context of future of work. At the event, Union Minister Shri Dharmendra Pradhan says that India is a knowledge society. Let's listen in. India is a natural place. India has talent. India has captive market with its new aspiration. India has its own resource. Essentially, India is a knowledge society. In the 21st century, there is a unanimous in the entire human civilization. 21st century is going to be a knowledge-based century. And India is going to lead on that, lead role on that. And fortunately, we all are implementing NEP. NEP has a mandate and responsibility to look into the global aspiration. Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship and Electronics and IT, Shri Rajiv Chandrasekhar at the event says that the future is about skilling, reskilling and upskilling. That there is no permanent full stop to learning, and learning and skilling is going to be a continuous process where even after 10 years and 20 years, you will continue to be looking to skills to remain relevant and competitive in this future workforce, in the future workplace. the third education group meeting concluded with a commitment to ensure the betterment of learners with respect to skilling, upskilling and reskilling. Alongside of these events, the Secretary Tourism Department from Jammu and Kashmir, Syed Abid Rashid Shah at the Model G20 Youth Summit says that बहुत मेजर अपॉर्चुनिटी है ये अपने आप में जम्मू कश्मीर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है और ग्लोबल स्टैंडर्ड पे है वी हैव कंट्रीज फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड G20 कंट्रीज प्लस इनवाइटेड कंट्रीज ऑल डेलीगेट्स विल बी देयर इंडस्ट्री डेलीगेट्स विल बी देयर सो देयरफॉर ये हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कश्मीर को शोकेस करने की इन द ट्रू पॉजिटिव सेंस देयरफॉर मुझे लगता है कि एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है और वी आर ऑल वर्किंग वेरी हार्ड टू make sure that this succeeds. So that's all for now. It's me, Nisha Bharadwaj, signing off. And for more information, keep listening to Mission G20 Vasudhaiv Kutumbakam. थैंक यू सो वेरी मच निशा फॉर दी अपडेट्स। सुन रहे हैं आप सभी मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम 102.6 FM रेनबो पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सवाल मैंने आपसे पूछा हमारे प्रोग्राम के शुरू में और उसका जवाब हम आपको देते हैं प्रोग्राम के एंड में, तो अब मैं आपको उसका जवाब देने जा रही हूँ। हमारा सवाल था कि साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो उसका जवाब ये है कि साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप, जिसमें कि G20 देशों की नेशनल साइंस अकेडमीज शामिल हैं, इसे 2017 में जर्मनी की प्रेसिडेंसी के दौरान शुरू किया गया था। और ये जो इंगेजमेंट ग्रुप है ये पॉलिसी मेकर्स को कंसेंसस बेस्ड साइंस ड्रिवन सिफारिशों के साथ प्रस्तुत करता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों वाले जो वर्क फोर्सेज हैं उसके माध्यम से तैयार की जाती हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं ईस्ट एशिया के बारे में और हमारे साथ हैं डॉक्टर नवीन कुमार पांडा। डॉक्टर साहब, समय बहुत थोड़ा बचा है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ ईस्ट एशिया और हमारे मेंबर कंट्रीज के बारे में आपने इतनी सारी जानकारी हमें दी, और क्या चीजें हैं जो आप इससे रिलेटेड हमारे लिसनर्स को बताना चाहेंगे? In fact, I want to give an interesting fact about the G20 summit. You know, according to the calendar, India, which is conducting the summit meeting here this year, was to conduct it in 221. Okay. Yeah. And when the summit meeting was being conducted in Argentina, Prime Minister Modi requested the President of Italy to take up the 21 summit there and
allow us to hold it in 22-23 so that it will coincide with the 75th anniversary of India's independence. And that is why we are holding it. Well, G20 has an exceptional responsibility. It came when there were so many problems. The problems have not vanished yet. We are in fact confronting multiple ones. These problems include the impact of COVID pandemic, the weak supply chain, ongoing conflicts. As if Ukraine is not sufficient, we have started classes in Sudan. So all these problems are going to come, and it is the responsibility of G20 members to come out with a solution through discourse and discussion. And it is a great opportunity for India because India is the leader now. थैंक यू। बिल्कुल, बहुत ही अमेजिंग जानकारी आपने हमें दी और डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने का, हमारे कार्यक्रम में आने का। धन्यवाद। अभी हमने बात की डॉक्टर नवीन कुमार पांडा से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम सुन रहे हैं आप ओनली ऑन 102.6 FM रेनबो पर, और ये आकाशवाणी की हमारी खास प्रस्तुति। और रेनबो का ये प्रोग्राम जो है, इसका समय बस अब आज का जो है ये खत्म होने को है। स्वाति को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए FM रेनबो। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी निशा भारद्वाज।